हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में लाइट वाला जो टॉपिक चल रहा है लेंस को कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये टॉपिक बहुत शानदार है, जिसके अंदर कुछ है ना प्रैक्टिकली रूप से हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी सारी घटनाएं होती हैं कि प्रकाश है ना हमारे पास जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में किस तरीके से विभाजित होता है। तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकली कुछ चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अपन लोग आगे के टॉपिक पे अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग क्या लगाओगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें आप लोग क्या लिखोगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब सबसे पहले देखो हम लोग बात करें वर्ण विक्षेपण की कि कौन सी ये घटना होती है, क्या इसमें होता है। एक्चुअल में इसे समझने से पहले ना मैं आपको एक प्रिज्म के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रिज्म की बात करें से ही संबंधित है पूरा। तो आप लोग है ना पहले इसको इस टॉपिक पे पहुंचने से पहले इसका बेस अपन लोग तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों मान के चलिएगा ये हमारे पास क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक प्रिज्म है। और इस प्रिज्म की बात करेंगे तो इस प्रिज्म में देखो क्या होगा, यहां से प्रकाश की किरण आती है ऐसे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? आपतित किरण। ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण। और इस आपतित किरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इंसिडेंट रे है। अब जैसे ही इसको जाना तो कैसा चाहिए था? इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके कैसे आती है? ऐसे आती है। उसके बाद देखो हम लोग इस पे क्या बनाते हैं? एक अभिलंब बनाते हैं ऐसे करके 90 डिग्री पर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एक N1। और हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? N2। दूसरा अभिलंब जो मैंने आपको बताया था ना, यदि प्रकाश की किरण ऐसे करके, ये हमारे पास क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब जिस सतह से निकल कर गुजर रही है तो उसके 90 डिग्री पर खींचा गई एक रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। तो मैंने कहा था कि इस प्रकार से ये किरण आती है। अगर ये दोस्तों विरल माध्यम से किस में आती है? सघन में। ठीक है, सघन में ये जाना तो इसको कैसा चाहिए था? इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये जाती कैसे? ऐसे। तो अगर विरल से सघन में आती है तो ये माध्यम की ओर, सॉरी अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। लेकिन अगर ये उल्टा केस होता है, अगर सघन से कहा जाएगी विरल में जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब यही घटना यहां हो रही है दोस्तों। ये क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, हमने क्या ले लिया? ये प्रिज्म है और ये कांच का बना हुआ है। अब देखो कांच का यहां पर हमने माना कि मीडियम कौन सा है? हवा। यहां पर क्या है? हवा। हवा की बात करेंगे तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1। और दोस्तों अगर हमने इसको कांच का माना है ना, तो कांच का माना है तो मैंने कहा था आपको कि इसका कांच का अपवर्तनांक, सारा वैल्यूज मैंने लिखाया था। कांच का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू कितना होता है? 1.5। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर जिस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, म्यू ज्यादा होगा, वो माध्यम क्या होगा? सघन। क्या होगा? सघन। क्योंकि किसी माध्यम को हम लोग विरल और सघन किस आधार पर कहेंगे? अपवर्तनांक के आधार पर कहेंगे। तो इस पर यहां पर क्या हो जाएगा? ये कौन सा माध्यम है? 1.5 वैल्यू ज्यादा है या हमारे पास 1, तो ये ऑफकोर्स ये ज्यादा होगी, इसलिए ये माध्यम कैसा हो जाएगा? हमारे पास सघन। अब कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट हमसे कहता है, और ये माध्यम क्या हो जाएगा? हमारे पास विरल। कि हमारा, मैंने आपको लाइन में 2 रूल बताए थे अपवर्तन के, तो उसमें एक चीज बताई थी, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां जाती है? सघन में। विरल माध्यम से कहां जाती है? सघन में। तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। इसीलिए देखो दोस्तों, अगर ये बात करेंगे, ये विरल माध्यम से कहां जा रही है? सघन में जा रही है। ये हमारे पास यहां से आ गई, लेकिन जाना चाहिए था इसको कैसे? ऐसे। और ये अभिलंब की ओर नीचे मुड़ जाती है। अब ये कहां से कहां जाएगी? इस माध्यम से वापस से निकलेगी बाहर, तो वापस से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा सेकंड टाइम। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहां से प्रकाश की किरण जाना तो चाहिए था इसको इस तरीके से, लेकिन दोस्तों ये ऐसे नहीं जाती है, ये वापस से कैसे हो जाती है? इस तरीके से ये निकल जाती है। तो ये हमारे पास आकर के किरण कैसे मिलती है? इस तरीके से। ठीक है, तो यहां हमारे पास एक तो रे कौन सी हो गई? इस तरीके की हो गई। ये हमारे पास जाने वाली किरण है। तो ये वाला जो कोण हो गया ना, यहां से लेकर के यहां तक का, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा। और डेल्टा को क्या इस नाम से जाना जाता है? इसको हम बोलेंगे दोस्तों विचलन कोण। क्या बोलेंगे इसको? विचलन कोण। और देखो ये जो एंगल है ना हमारे पास, इस एंगल को हम बोलेंगे दोस्तों ए। क्या बोलेंगे इसको? ए। और ए क्या होगा हमारे यहां पर? ए की बात करेंगे ना, तो ए के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो देखो ए हो जाएगा हमारे पास प्रिज्म कोण। ये क्या हो जाएगा? प्रिज्म कोण हो जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ध्यान से समझो इसको, क्योंकि इसमें ना आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट छिपे हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। कि मान लिया हमने इस तरीके से ये प्रिज्म था, इधर से आने वाली जो किरण थी वो कौन सी थी? हमारे पास आपतित या
इंसिडेंट रे है। और इस रे के अंदर हमने एक चीज देखी कि यहां से जो किरण आ रही है उसको जाना कैसे चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन वो इस तरीके से ना जाके कैसे जाती है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये इस तरीके से नहीं जाएगी तो वापस से ये देखो विरल से कहां गई, सघन में, तो अभिलंब की ओर ये आ गई। उसके बाद सघन से विरल में गई तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। इसीलिए इसका 2 बार क्या हो गया, रिफ्रेशन हो गया, 2 बार क्या हो गया, अपवर्तन। और ये जो किरण होती है ना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों अपवर्तित किरण। अब अपवर्तित किरण की हम लोग बात करेंगे तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास। इसी प्रिंसिपल की अगर बात करें, देखो हमने एक चीज दिखाया आपको कि ये क्या होता है, प्रिज्म कोण, और वो हमने अपन ने डिस्कस कर लिया कि माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो वही माध्यम क्या होगा, सघन होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक दोस्तों कम होगा वो माध्यम कैसा होगा, विरल होगा। अब देखो अगर हम लोग नेक्स्ट और बात करें आगे कि इसमें जो चीज समझने वाली है कि हम लोग अगर मान के चले इस तरीके से चीज दी हुई है। ठीक है, अगर हमने इसको इस तरीके से फॉलो किया, ये प्रिज्म हमारा इस तरीके से, इसको आपने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब आप लोग ऐसा मान के चलिएगा प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस तरीके से, ये ऐसे आ गई और वापस से कैसे चली गई, इस तरीके से। एक अभिलंब ये है, एक क्या है, ये है। इसको मैंने n1 कहा और इसको मैंने क्या कहा, n2 कहा। इसको n1 कहा, इसको मैंने क्या कहा, n2 कहा। तो ये प्रक्रिया यहां से हो रही है इस तरीके से। और ये जो कोण है ना मेरे पास दोस्तों, ये क्या है मेरे पास a, और इसके बीच में ये जो एंगल दिया हुआ है और ये जो एंगल है ये क्या है मेरे पास, डेल्टा। आप ध्यान से देखिएगा, a हमारे पास है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा मेरे पास क्या है, विचलन कोण है। ठीक है, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसको हमने बोला प्रिज्म एंगल, तो इसको हम प्रिज्म एंगल के नाम से जानेंगे। अब यहां एक चीज होती है कि यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा बराबर होगा म्यू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस के 1 इंटू ए। एक रिलेशन है, इस रिलेशन के आधार पर हम चीज देखेंगे कि इस रिलेशन में ना हमारे पास डेल्टा क्या है, यहाँ पर विचलन कोण, जो अभी अपन ने देखा था। ठीक है, डेल्टा क्या है यहाँ पर, विचलन कोण। अगर यहां मैं बात करूं, अगर म्यू क्या होता है यहाँ, अपवर्तनांक, म्यू क्या होगा, अपवर्तनांक, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से हम लोग जानेंगे। और एक हमारे पास ए क्या होता है, प्रिज्म कोण, ए क्या होता है, प्रिज्म कोण। ठीक है, इसको हम प्रिज्म एंगल बोलेंगे। ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन की देखो मैथमेटिक्स तौर पे आप लोग देखिएगा कि अगर दोस्तों म्यू का मान अगर बढ़ जाता है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू का मान अगर मैं बढ़ा देता हूं, म्यू का मान अगर बढ़ेगा तो मान के चलिएगा मैंने जैसे म्यू का मान बढ़ा दिया सपोज दैट, तो म्यू का मान बढ़ गया तो ऑटोमेटिक डेल्टा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। म्यू का मान अगर, क्योंकि देखो अगर मैं म्यू का मान कितना करता हूं दोस्तों, 10 कर दिया, कितना कर दिया, 10, तो अब मान के चलो डेल्टा इक्वल टू 10 माइनस के 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 इंटू ए। कितना आएगा, 9 इंटू ए। लेकिन हम लोग यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि 9 इंटू ए के अलावा एक चीज और है, डेल्टा इक्वल टू, अगर मैंने म्यू का मान कितना कर दिया, सपोज दैट कितना कर दिया, 15। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू माइनस 15 माइनस के ए ही बराबर कितना हो गया, 14 है। तो पहले ए का गुना किससे हो रहा था, 9 से, अब गुना किससे हो रहा है हमारे पास, 14 से। तो मतलब संख्या है ना, मैथमेटिक्स जो संख्या है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ना कि क्या हो रही है, घट रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, अगर मैथमेटिकल रूप से अगर संख्या बढ़ रही है तो हमारे पास ए का मान जैसे हम मान ले 50, तो 15 नंबर या 1350 आएगा, और यहाँ कुछ और चीज आ जाएगी। तो ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए स्पष्ट तौर से कि कितना एंगल हमको दिया गया है। अर्थात मैंने एक चीज डिस्कस यहाँ पर अपन लोगों ने समरी तैयार करी है कि म्यू का मान अगर बढ़ गया तो हमारे पास विचलन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही विचलन कोण का मान बढ़ेगा दोस्तों, वो किरण जो होगी ना वो सर्वाधिक क्या होगी, विचलित होगी। ठीक है, उस किरण का जो विचलन होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा, क्योंकि ना वो धीरे धीरे अगर विचलन कोण का मान बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसके ना विचलन की जो अवस्था है उसकी प्रारंभिक स्टेज से क्या होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। अब देखो मैं आपको ना इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं प्रिज्म का कि किस तरीके से है। आप लोग मान के चलिएगा दोस्तों, एक प्रिज्म है, ठीक है, हम लोग अगर एग्जांपल माने, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल तौर पे पढ़ लिया, एक समबाहु, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की आकृति का प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कितना है हमारे पास,
1 पॉइंट म्यू इक्वल टू कितना है 1.5 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना म्यू 1.5 है। तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सुनो, हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है बताओ। इस तरीके से है, ये समबाहु त्रिभुज है हमारे पास। इस त्रिभुज की एक खासियत होती है कि हम लोग अगर यहाँ बात करने वाले हैं तो इस त्रिभुज की क्या खासियत है कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है समान, और समान भुजाओं के द्वारा बनाए गए कोण भी क्या होते हैं समान। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे दोस्तों। ये भी 60 होता है, ये भी क्या होता है 60 होता है। माना हमने ए बी और सी, तो यहाँ जो हम लोग तुलना करें ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 60 डिग्री, और ये किसका बना हुआ है कांच का, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बताओ। इसका अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दोस्तों विचलन कोण, ठीक है। और विचलन कोण को हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण को कहेंगे हम लोग डेल्टा, ठीक है। तो हमने डेल्टा की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि हमें पता है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसमें वैल्यूज को रख दो, आपके पास डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 1.1 इंटू हमारे पास कितना है 60। देखो डेल्टा इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ अगर 1.5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा 60, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा ये कितना 60 डिग्री। यदि कोई कांच का अगर हमारे पास प्रिज्म हमने लिया है तो उस अवस्था में जो विचलन कोण होता है वो कितना आएगा हमारे पास 60 कितना आएगा 60 डिग्री। जब अगर हमारे पास प्रिज्म कौन सा बना है कांच का, क्योंकि उसका अपवर्तनांक हमारे पास हमको पता होना चाहिए। तो ये चीज हमारे पास विचलन कोण निकालने का एक फॉर्मूला है, एक प्रोसेस है। अब आगे दोस्तों हम लोग इसको और एक तरीके से आगे बढ़ाएं कि भाई किस किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि विचलन कोण की अवस्था ये हो गई, अगर ये घटेगा बढ़ेगा तो हमारे डिस्पर्जन पर या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आगे देखो कि हम जो चीज देखने वाले थे ना कि आप कहोगे सर आप तो ये टॉपिक पढ़ा रहे थे ना, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मान के चलो इस तरीके से हमारे पास क्या है एक प्रिज्म है, और इस पर दोस्तों क्या होता है प्रकाश की किरण आती है, और प्रकाश की किरण आने के बाद जाना तो उसको कैसे चाहिए था ऐसे, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि दो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ हमने क्या बना लिया अभिलंब, ठीक है। एक तो मेरे पास क्या हो गया N1 और दूसरा मैं कहाँ बना लूँ यहाँ पर N2, लेकिन इसको जाना ऐसे चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है, ठीक है। ये ऐसे ना जाकर क्या हो जाता है, ये अपवर्तित हो जाती है ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पर अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, फिर भी इसको जाना कैसे चाहिए था इस तरीके से, और ये ऐसे भी ना जाके कैसे जाती वापस, ये दूसरे तरीके से निकलती है दोस्तों, इस तरीके से आती है, और ये कैसे मुड़ जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये कैसे मुड़ जाती है इस तरीके से आती है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये कौन सा माध्यम है, ये हमारे पास क्या हो गई आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास एक अभिलंब और दो अभिलंब। ये हमारे पास कौन सा माध्यम है, ये मेरे पास कौन सा है विरल, वापस से ये कौन सा हो गया सघन, और इधर भी क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ये भी मेरे पास कौन सा माध्यम है विरल माध्यम है। तो ये जो किरण आ रही है ना इसके बीच में और इसके बीच में जो कोण बना है दोस्तों, इसको हमने क्या बोला था डेल्टा। अब ऐसा किस लिए हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया था, और ये जो कोण था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास ए, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था प्रिज्म कोण। ठीक है भाई, यहां तक हम लोगों ने समझा। अब मैं आपको एक चीज फॉर्मूला जो लिखा है था उसका कुछ कंसेप्ट और अपन लोग क्लियर कर लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर म्यू माइनस के 1 इंटू क्या है ए। मैंने आपको बताया था म्यू का मान अगर दोस्तों बढ़ेगा तो डेल्टा मान भी क्या होगा बढ़ेगा। अगर दोस्तों म्यू का मान, पहला केस, दूसरा केस ये कहता है कि म्यू का मान घटेगा तो इसका मान भी क्या होगा घटेगा, ये हमसे कह रहा है। लेकिन दोस्तों म्यू का मान भी तो किसी पर निर्भर करता होगा ना। म्यू के मान की अगर बात करेंगे ना तो एक फॉर्मूला होता है इस तरीके से कि म्यू का मान की हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डेल्टा का क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो अगर आप यहां पर दोस्तों तरंग दैर्ध्य को बढ़ाओगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य को बढ़ाओगे तो इसके मान में एक संख्या बढ़ रही है तो इसका मान बढ़ रहा है, तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अगर पहले केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका मान घटाते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो होता है ना, तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, तरंग जो दैर्ध्य होती है
वो इस अपवर्तनांक के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रिलेशन हमारा यहां से निकल के आया है जो आपको याद रखना है। लैम्डा इज इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यू हो जाएगा। अब आपको मैंने एक रिलेशन कई बार बताया था कि अगर यदि लैम्डा या कोई भी वस्तु एक वस्तु के क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, घट जाती है। ऐसा ही केस यहां पर हो रहा है कि अगर लैम्डा का मान बढ़ाया, ठीक है, तो हमारे पास म्यू का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एक का मान बढ़ाया तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते, देखो प्रकाश की किरण जो आती है उसमें कितने रंग होते हैं, 7। कलर कैसा होता है, सफेद, तो वो 7 रंगों से निर्मित होती है। जितने भी यहां चीजें होंगी वो कितने भागों में डिवाइड हो जाएंगे हमारे में, ये 7 कलर है ना, अपनी चीज अपने पथ से क्या हो जाएंगे, अपवर्तित हो जाएंगे दोस्तों। और जैसे ही अपवर्तन होगा ना तो उसी के हिसाब से 2 बार रिफ्लेक्शन होगा और एक प्रकाश की किरण का 7 रंगों में क्या हो जाना, विभेदित हो जाना, अलग अलग रंगों में बढ़ जाना, क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहां मैं आपको बताऊं, इस तरीके से प्रकाश की किरण आती है, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये आ गई ऐसे, और दूसरा ये हमने इस तरीके से कर रखा है। तो देखो यहां इसको वापस से जाना चाहिए था ऐसे, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस होता है ना। तो अब मैं आपको बताया था कि तरंग दैर्ध्य जो होती है वो हमारे पास 7 कलर है उसमें। ठीक है, इसका हमने किया कि इस तरीके से बिबग्योर में हम लोगों ने देखा था जब हम लाइट पढ़ रहे थे, तो उस स्थिति में इस तरीके से चीजें हो रही थी। तो हमारे पास एक ये हो गया, ठीक है, 2, और ये क्या हो गया, 3, और एक 4, और एक 5 6, और एक हमारे पास कितना हो गया, 7 कलर हो गए। ये सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। देखो सुनो, मैंने आपको बताया था सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है उसका रंग कैसा होता है, सफेद। ठीक है, कैसा होता है, सफेद, और यह 7 रंगों से, यह 7 रंगों से बना होता है। ठीक है, ये 7 रंगों से बना होता है। एक क्या हो जाएगा, V I B G बाई, और क्या हो जाएगा O, और ये क्या हो जाएगा R। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंगनी। ठीक है, मैंने बताया था ना इसके साथ अपन को खेलना आना चाहिए। ये क्या होता है, इंडिगो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जामुनी। ठीक है, ये कौन सा भाग हो जाएगा, इंडिगो। और इसकी बात करेंगे तो देखो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ, VIB G बाई O, और क्या हो जाएगा, R। तो सुनो इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको हम बोलते हैं वॉयलेट, बैंगनी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडिगो मतलब जामुनी, और ये हमारे पास हो जाएगा ब्लू मतलब नीला। ये क्या हो जाएगा, ग्रीन मतलब हरा। क्या हो जाएगा, हरा। और अगर येलो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीला, और ऑरेंज मतलब नारंगी। ठीक है, और रेड मतलब क्या हो जाएगा, लाल। अब सुनो, बिबग्योर के साथ हम क्या कर रहे थे, मैंने बताया था कि इसकी जो रेंज होती है वो 3900 से स्टार्ट होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से, और दोस्तों खत्म कहाँ होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम पर जाकर क्या होती है, खत्म होती है। मतलब ये हो गया कि हम अगर B2R चलते हैं तो लैम्डा का मान क्या होता है, बढ़ता है, और दोस्तों हम लोग R2B चलते हैं तो म्यू का मान क्या होता है। ठीक है, यहां हम लोग चलेंगे तो म्यू का मान घटेगा। ठीक है, इधर चलेंगे तो देखो, इधर चलेंगे तो इसका मान क्या होगा, म्यू का मान घटेगा, लेकिन इधर चलेंगे तो यहां पर लैम्डा का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये एक दूसरे के उल्टा है। बैंगनी रंग की हम लोग यहां से अगर निकालेंगे तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे कम है। ठीक है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी ना उसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा, कम। लेकिन जिसके लिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे मतलब ये हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस के 1 इंटू एम है। मैंने कहा था कि जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, विचलन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा वो किरण ज्यादा क्या होगी, विक्षेपित होगी, और उसमें उतना ही रंग क्या हो जाएगा, विभेदित हो जाएगा। तो देखो यहां पर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा रंग होगा, हम लोग उल्टा लिख देंगे, BIBG बाई O, और क्या हो जाएगा, R। तो यहां सबसे ज्यादा जो विचलित हो रहा है, ठीक है, यहां हम लोग बात कर रहे हैं सबसे जो म्यू क्या है हमारा, सबसे ज्यादा म्यू किसके लिए हो जाएगा, वॉयलेट के लिए। तो ये अपन ने
उल्टा लिख दिया इसको, इस यहां से लिखेंगे हम लोग BIB G/O और क्या हो जाएगा R, उल्टा लिख दो इसको इस तरीके से V2R ऐसे चलेगा कि अगर जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अगर ज्यादा है तो उसकी हमने म्यू क्या है उसकी कम, तो दोस्तों जिसका अगर हमारे पास तरंग दैर्घ्य कम है, ठीक है, तो उसका म्यू क्या होगा ज्यादा, और म्यू ज्यादा है तो विचलन कोण भी क्या होगा ज्यादा। इसीलिए ना हमारे इस लाल रंग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लाल रंग की हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है तरंग दैर्घ्य तो होती है ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसका विचलन कोण क्या हो जाएगा कम। यहां से हम लोग बात करेंगे, देखो ये इसके लिए क्या हो जाएगा विचलन कोण हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा आर। और अगर हम वॉयलेट के लिए देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा बी। ये लाल रंग का विचलन कोण हो गया, और क्या हो गया हमारे पास एक घटना क्या हो गई हमारे पास बैंगनी रंग का विचलन कोण हो गया। अब सूर्य का जो प्रकाश आया था वो प्रिज्म से होकर निकला और वो कितने रंगों में विभाजित हो गया, 7 रंगों में विभाजित हो गया। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो सूर्य के प्रकाश का, इसकी डेफिनेशन में लिखा देता हूं, सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में क्या हो जाना विभाजित हो जाना, 7 रंगों में विभाजित हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां हम लोग ये चीज देख रहे थे कि इसमें अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो ये ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक हम लोग कर देते हैं 7। ये हमारे पास था BIB G/O और क्या था R। हमने यहाँ पे अभिलंब खींचा था, इस तरीके से ये चीज जा रही थी। तो अब हम लोग जो कि इसका मेजरमेंट करेंगे ना यहां से करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा B और ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा R, ठीक है। तो हमने कहा कि तरंग दैर्घ्य लाल रंग के लिए, ठीक है, लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य की हम लोग बात करेंगे। यहाँ एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से, ये तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा विचलन कोण हो जाएगा। तो इस टेबल में हम लोग एक चीज डिसाइड करेंगे कि यहां ये लैम्डा है, ये म्यू है और ये क्या हमारे पास डेल्टा है। रंग की बात करें तो रंग कौन सा है लाल, ठीक है, लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य क्या होती है ज्यादा, इसके लिए म्यू क्या होता है कम, तो इसके लिए डेल्टा का मान क्या होता है ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर जिसके लिए इसका विचलन भी क्या होगा, विचलन भी हमारे पास क्या होगा सबसे कम होगा। तो इस कंडीशन की ये हमने वापस से इसको उल्टा लिख दिया है, तो ये हमारे पास BIB G/O और ये क्या हो जाएगा R, ये इसको R लिखो, इसको V लिखो। अब देखो सुनो, हमने कहा कि इसके लिए डेल्टा भी क्या हो जाएगा कम, क्योंकि इसके लिए हम देख रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या है ज्यादा है। अब आप लोग एक रंग है इसमें बैंगनी और लाल में ही तुलना कर लो, एक हमारे पास कौन सा रंग है बैंगनी रंग, जिसको हम क्या बोलते हैं वॉयलेट, ठीक है, इसको हमने क्या बोला वॉयलेट। और ये वॉयलेट जो रंग है उसके अंदर क्या चीज दी हुई है कि इस रंग के अंदर लैम्डा का मान क्या होगा कम, तो म्यू का मान क्या होगा यहाँ पर ज्यादा, और म्यू का मान ज्यादा होगा तो यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिलेगी कि डेल्टा का मान भी क्या होगा ज्यादा। तो ये हमारे पास म्यू आर, इसको बोला हमने डेल्टा आर, ठीक है, ये हमने बोला लैम्डा आर, यहाँ पर वी और ये भी क्या हो जाएगा वी और ये भी क्या हो जाएगा वी। इसका मतलब ये हमने बता दिया आपको कि कौन सी चीज़ यहाँ पर देखो घट रही है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है और किसके घटने से कौन सा प्रभाव हो रहा है। अब फैक्चुअल डेटा पे हम लोग बात करें कि यहाँ और क्या, अगर अपवर्तनांक की हम लोग बात करेंगे तो अपवर्तनांक में एक चीज़ और आती है जो आपको समझ में आएगी किस तरीके से भाई, कि देखो म्यू का अब हम लोग अपवर्तनांक किसी चीज़ का निकालेंगे, अगर इस कंडीशन में हमने दे रखा है तो अपवर्तनांक निकालने के लिए एक भी और हम लोग निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से, और वो किस तरीके से, म्यू बराबर यहाँ साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 बटे क्या हो जाएगा साइन A बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर A क्या है यहाँ दोस्तों, A है हमारे पास प्रिज्म कोण, A क्या है यहाँ पर A है दोस्तों प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्रिज्म कोण डिपेंड करेगा उसकी आकृति पर। डेल्टा क्या है हमारे पास माध्य विचलन, ये क्या है, ये दोस्तों हमारा है माध्य विचलन।
और डेल्टा एम की बात करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा बी प्लस डेल्टा आर बटे कितना हो जाएगा 2, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि इस तरीके से चीज़ें आ रही थी, तो ये चीज़ आ गई, तो हम लोग यहाँ देखें ये हो गया 3 3 6 और ये क्या हो जाएगा 7, ये जो किरण आ रही थी ऐसे करके, तो ये हमारे पास क्या है डेल्टा आर और ये हमारे पास क्या है डेल्टा बी। तो सर्वाधिक जो विचलन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, वो हो रहा है बैंगनी रंग में, ठीक है। ये जो किरण जा रही है ना ये किसकी है, बैंगनी रंग की है, और उसका मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूं कि इस तरह का हो रहा है। ये किस में हो रहा है, लाल रंग की किरण है, ठीक है। कौन से रंग की किरण है, लाल रंग की किरण है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दोस्तों कि अगर हम बात करें कि अपवर्तन है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है अपवर्तन कोण, और इसमें हमारे इस पर फर्क पड़ेगा क्या, हमने ये डाला है तो अभिलंब से जो कोण बनेगा वो क्या होगा हमारे पास आई, क्या होगा आई। और मैंने आई को आपको जब पढ़ाया था तो बताया था अभिलंब के साथ आने वाली जो किरण कोण बनाती है, ठीक है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या होता है दोस्तों, आई होता है। और आई को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, क्या कहेंगे हम लोग इसको, आपतन कोण कहेंगे इसको। तो अगर मैं आपको कहोगे सर इस डेल्टा का और इसके साथ क्या संबंध है, इससे नापेंगे हम लोग, इससे नहीं नापेंगे, इससे नापेंगे, ठीक है। तो इस डेल्टा का इस आई के साथ क्या संबंध है, देखो इसमें ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको देखना है कि अगर हम लोग इनका रिलेशन देखें ना तो इस तरीके से होता है, ग्राफ प्लॉट करें कि इधर क्या है दोस्तों हमारे पास डेल्टा जो विचरण कोण है और इधर मेरे पास क्या है आई। तो एक निश्चित दूरी तक तो इनका मान क्या रहता है, धीरे एक के बढ़ने के साथ दूसरा घटता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इसका मान फिर थोड़ी देर के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू रह जाती है और इसकी जो वैल्यू है ना इस तरीके से चलती है। ये मेरे पास क्या है, विचलन कोण, ठीक है, एक मेरे पास क्या है ये विचलन कोण, और इसकी स्थिति अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या है आपतन कोण, ठीक है, ये मेरे पास क्या है आपतन कोण। आप लोग इसकी हिस्ट्री सुनो कि इसकी हिस्ट्री क्या कहती है हमसे, कि ये कह रहा है कि अगर इसका मान देखो, अगर आई का मान बढ़ रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यहां आई का मान इधर रेशो बढ़ रहा है, जैसे मान के चले यहां पर 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री बढ़ रहा है, लेकिन इसके मान में लगातार दोस्तों क्या हो रही है, कमी। उसके बाद एक बिंदु पर ये अगर उस बिंदु पर क्या हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है, तो एक फिक्स बिंदु पर आप ये निश्चित हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाओगे ना तो ये धीरे धीरे इसका मान भी बढ़ेगा और इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक निश्चित पॉइंट या नेक्स्ट एंगल के बाद है ना दोनों के मान में क्या होता है, अचानक से एक चीज बढ़ने के बाद दूसरा भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये ग्राफ आया था सीधा, उसमें रिलेशन अगर पूछा गया था तो वो आपको आंसर किस तरीके से देना था, उसमें इस डायग्राम के माध्यम से देना था कि विचलन कोण और आपतन कोण में कोई भी रिलेशन होता है क्या, भाई बिल्कुल होता है। एक समय पर तो आपतन कोण बढ़ाने पर डेल्टा के मान में क्या होती है, कमी, लेकिन एक निश्चित बिंदु आता है जिस पर दोनों मान क्या हो जाते हैं, बराबर, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट के लिए स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि एक चीज बढ़ेगी, आपतन कोण बढ़ेगा तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, विचलन कोण की स्थिति भी क्या हो जाएगी, बढ़ने वाली स्थिति में आ जाएगा। तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारे पास वर्ण विक्षेपण वाली जो घटना है ना वो इसी आधार पर दी हुई है कि जिससे आपको ये सारी चीजें ना समझ में आ जाए कि भाई हम लोग अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं कि सन की लाइट आती है और उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अविलंब हमने ये खींच लिया, वो गई किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन वो जाती कैसे है, वो ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये हमने इस पर किरणों को बनाया था, 7 किरणों को, तो ये हमारे पास इस तरीके का कंसेप्ट था। यहां जो ये किरण थी ये कौन सी थी हमारे पास, ये लाल है, ये क्या है, लाल है, जिसको हमने कौन बनाया था, डेल्टा आर। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये डेल्टा भी है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बैंगनी। तो ये हमारे पास क्या है, बैंगनी वाला रंग है, तो ये बैंगनी था। अब सुनो, प्रकाश की किरण का प्रिज्म पर आने पर तो वो 7 रंगों में विभक्त होने वाली घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक है। अब मैंने आपको घटना बढ़ना सारा कुछ बता दिया, विव गौर का क्या बता दिया, मैंने कंसेप्ट बता दिया, वो आपको ध्यान रखना है, BIV GY और R, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर अगर डेल्टा का मान बढ़ता है, नीचे की तरफ अगर क्या हो रहा है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, ठीक है, तो यहां हम तरंग दैर्घ्य को जब बढ़ाएंगे तो वो यहां नीचे की तरफ तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तो ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है कि आगे ना हमारे ये जो संख्या है किसकी, म्यू की, वो क्या होती है, इधर तो बढ़ता है, ठीक है, कौन, तरंग दैर्घ्य, लेकिन इधर कौन बढ़ता है, अपवर्तनांक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे जैसे म्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज, ये रिलेशन था। अब मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूं, जिस डायग्राम पे आपको ये सारा फैक्चुअल डेटा है ना वो क्लियर हो जाएगा कि जो भी हमने पढ़ा है ना तो वो किस तरीके से वास्तव में क्या ऐसा होता है क्या, भाई बिल्कुल होता है। हम लोग यहाँ जूम करके देख लेते हैं इसको, देखो कैसे कौन कौन सी चीजें क्या हो रहा है। यहाँ हमारे पास एक प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है, उस प्रिज्म में हम लोग बात करने वाले हैं
कि देखो यहां प्रकाश की किरण आती है, व्हाइट लाइट आती है, यह सूर्य का क्या है, प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है। इस सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश यहां पे आता है, सूर्य का प्रकाश है ये, और सूर्य का प्रकाश यहां से आता है, तो उसमें क्या हो रहा है, इसका रंग कैसा होता है, व्हाइट। सूर्य का प्रकाश है, इसका रंग कैसा है, सफेद। अब ये सूर्य का प्रकाश सफेद तो होता है, लेकिन इट इज मेड ऑफ 7 कलर। कितने रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 7 रंगों से मिलकर। जैसे ही किरण यहां आई, जाना कैसे चाहिए था इसको, इस तरीके से जाना कैसे चाहिए था, इस तरीके से, और ये लेकिन मुड़ कैसे गई, ऐसे, ठीक है, कैसे मुड़ गई, इस तरीके से। तो ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर कौन सी किरण होती है, ऊपर कौन सा रंग होता है, रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, और हमारे पास इंडिगो और वॉयलेट। देखो ये हमारे पास प्रिज्म था, ठीक है, सारी चीजें थी, और मैंने ये आपको भी थोड़ी देर BIB, G और OR, क्योंकि हमारा इधर क्या बढ़ रहा है, लेमडा, और म्यू किधर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, म्यू बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। अगर जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसके अंदर म्यू का मान क्या होगा, कम। तो म्यू का मान कम होगा दोस्तों, तो ये वाली जो किरण होती है ना, आने वाली और अपवर्तित जो किरण होती है, वही क्या होता है, विचलन कोण। तो यहां पर तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किस रंग का है, लाल रंग का है। किसका है, लाल रंग का है, इसीलिए इसका विचलन क्या होगा, सबसे कम। और यहां पर सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है, बैंगनी का। तो यहां पर इसीलिए इसका क्या होगा, यहां पर इसका जो विचलन होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो यहां से हम मेजरमेंट करेंगे ना बैंगनी का, तो ये बैंगनी का जो हमारे पास मेजरमेंट आएगा वो क्या होगा, ये हमारे पास डेल्टा भी आएगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। और अब मैंने आपको ना डायग्राम ला के रख दिया है कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। ऐसा बिल्कुल आपके सामने डायग्राम लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर व्हाइट लाइट अगर प्रकाश इस किसी प्रिज्म पर आती है, तो वो प्रिज्म से टकराने के बाद, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार अपवर्तन कहां होता है, यहां पर, और दूसरी बार अपवर्तन कहां होता है, यहां पर, ठीक है। और टकराने के बाद ये वापस कितने रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 कलर में हो जाती है। देखो यही हो गया, और उसके बाद आगे जाकर ये अलग अलग कलर के रूप में हमको शो हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी घटना को हमने क्या कहा था, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखो सुनो कि ऐसे ही मिलती जुलती एक घटना है, उसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। और उस घटना के लिए दोस्तों आप मिलोगे हमें अगले वीडियो में, और इस वीडियो के लिए ना आप लोग इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना शेयर करना, और इसको ध्यान से पढ़ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप लोग कमेंट में अपने सजेशन, अपने सुझाव, या कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।